हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईआईटी कॉलेज जाने से पहले या आईआईएससी जाने से पहले या फिर टॉप एनआईटी जाने से पहले या फिर ट्रिपल आईटी कॉलेज में जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन तुम लोगों को करके जाना चाहिए। अब क्योंकि देखो, गेट का मार्क्स भी आ गया है और अब तुम लोग कहीं ना कहीं अपना रैंक का एक एस्टिमेशन पता चल गया होगा कि इतना से इतना मेरा रैंक आ सकता है। अगर नहीं पता है तो तुम लोग गो रैंक प्रेडिक्टर का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर जाके जिस तरह से प्रोसीजर से बताया गया है वहाँ पर जाके एक कोड सबमिट करना रहता है और वहाँ से फिर तुमको अपना रैंक पता चल जाएगा कि हाँ, इतना से इतना रेंज तक मेरा रैंक आ सकता है। और वो काइंड ऑफ 99% एक्यूरेसी के साथ वो अपना तुमको एक रैंक का रेंज बता देता है कि इतना से इतना तक आएगा। तो तुम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मेरा टॉप आईआईटीज़ में होने वाला है या नहीं होने वाला है, या फिर आईएससी मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, या फिर ट्रिपल आईआईटीज़ टॉप एनआईटीज़ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो अब क्योंकि अगर तुम लोग अपना रैंक देख लिया है वहाँ पर गो प्रेडिक्टर में जाके, ठीक है ना, और एक रैंक का अंदाज़ा तुम लोग को लग गया है, तो कहीं न कहीं तुम लोग को प्लानिंग हो रहा होगा कि हमको कहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ पर नहीं अप्लाई करना है, ठीक है? कौन-सा कॉलेज लेना है, कौन-सा कॉलेज नहीं लेना है। तो अब क्या है कि तुम लोग जब कॉलेज जाएगा, ठीक है? तो उस समय जब तक तुम लोग कॉलेज में एंटर करेगा, उस समय से लेके अभी तक कम से कम 2 से 3 महीना का समय है, ठीक है? अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करता है कि ये 2-3 महीना मस्ती करने में बिता देता है। मतलब कि रैंक उन लोगों को पता चल गया कि हाँ, मेरा रैंक अच्छा आने वाला है, ठीक है, मेरा टॉप आईआईटीज़, आईएससी या फिर टॉप एनआईटीज़ या फिर ट्रिपल आईआईटीज़ में एडमिशन होने वाला है। तो भाई अब तो लाइफ चिल है, वहाँ पर जाने के बाद आराम से प्लेसमेंट लेंगे और आराम से जाके जॉब वगैरह करेंगे और अच्छा सैलरी उठाएँगे। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता। जब वहाँ पर तुम लोग एमटेक करने जाएगा, ठीक है, तो वहाँ का शेड्यूल जो होता है पढ़ाई का बहुत ही हेक्टिक होता है और जो कोर्सेज़ होते हैं उसका जो कंटेंट होता है बहुत ही एडवांस लेवल का होता है। मतलब जो तुम लोग बीटेक में पढ़ के आया है और जिस तरह से बीटेक में पढ़ाई किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, हम लोग जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं, वो लोग टायर 3 कॉलेज से होता है। तो हम लोग जिस तरह से पढ़ के आए होते हैं वहाँ पर बीटेक में रट्टाफिकेशन से या फिर चीटिंग करके या फिर प्रोजेक्ट कहीं से खरीद के सबमिट कर दिए, तो इस तरह का पढ़ाई आईआईटीज़ या फिर आईएससी या फिर टॉप एनआईटीज़ या फिर ट्रिपल आईआईटीज़ में नहीं चलेगा। वहाँ पर बोलते हैं ना कि किसी भी तरह का चीटिंग नहीं चलेगा, किसी भी तरह का प्लेज़रिज़्म नहीं चलेगा, ठीक है? किसी भी तरह का वहाँ पर तुम क्या बोलते हो, लीनियंसी नहीं रख सकते अपने पढ़ाई में। वहाँ पर अगर तुमको अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हारा पढ़ाई शुरू से ही कंसिस्टेंटली अच्छा होना चाहिए और टेक्निकल नॉलेज वगैरह भी अच्छा होना चाहिए, मैथ का डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो अब क्या है कि वहाँ पर एमटेक में जब स्टूडेंट जाता है, तो वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर जब एडवांस कोर्सेज़ देखता है, जब लेंथी कोर्सेज़ देखता है, टफ़ कोर्सेज़ देखता है, टफ़ प्रोजेक्ट्स देखता है, ज़्यादा टेक्निकल्स देखता है, तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और कहीं न कहीं उनका मार्क्स कम आने लगता है या फिर उस चीज़ को अच्छे से टैकल नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि यार हम एमटेक कर ही क्यों रहे हैं, मतलब ये तो गेट से भी टफ लग रहा है और ऑब्वियसली वो गेट से टफ होता है। मतलब कंपैरेटिवली यहाँ तुमको क्या है कि लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करो, ठीक है, लेक्चर्स वगैरह देख लो और अगर कोई कोर्स अच्छा खरीदा है तो वो सब देख के तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाता है। लेकिन जब तुम इन टॉप कॉलेजेस में जाओगे एमटेक करने के लिए तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ऐसा अज़्यूम करते हैं कि तुम लोग को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है? तो जो तुम लोग गेट में पढ़ रहा है वो बोल सकते हो कि बेसिक लेवल का चीज़ तुम लोग पढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही तुम टॉप कॉलेजेस में एमटेक करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर जो तुम्हारा पढ़ाई है वो मतलब बोल सकते हो कि एडवांस लेवल का हो जाता है। मतलब जितने भी कोर्सेज़ रहते हैं वो एडवांस लेवल के रहते हैं, उसमें जो कंटेंट रहता है एडवांस लेवल का रहता है। और तुम समझ ही रहे हो कि जब आईआईटी के प्रोफेसर्स क्वेश्चंस तुम्हारा सेट करेंगे सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए तो वो कितना टफ होगा, ठीक है? और वहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब समझ लो 70 टू 80% कोर्सेज़ वहाँ पर जो तुम लेगा उसमें प्रोजेक्ट्स रहते ही रहते हैं, कोर्स प्रोजेक्ट। और फिर 1 साल का एक मेजर प्रोजेक्ट होता है जो पूरा साल प्रोजेक्ट ही चलता है, बहुत लंबा वाला प्रोजेक्ट चलता है। तो उसके लिए पहले से तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या है कि अगर ये 2-3 महीना तुम लोग अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया कॉलेज जाने से पहले, तो तुम्हारा जो एमटेक में जो स्ट्रगल होता है, जो तुम स्ट्रगल करते हो चीज़ों को समझने में या फिर कुछ नया सीखने में, वो तुम्हारा स्ट्रगल बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि ये 2-3 महीना को तुम लोग अच्छे से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, वही हम बताएँगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो तुम लोग को प्रिपेयर करके जाना चाहिए अच्छे से वो है मैथ्स पार्ट। क्योंकि हम लोग जो मैथ गेट के लिए पढ़े हैं, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो, प्रोबेबिलिटी हो, कैलकुलस हो, वो काफ़ी नहीं होगा तुम्हारा एमटेक के लिए जब तुम एमटेक में एमएल जैसा कोर्स लेने जाएगा। अब क्योंकि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर जो मशीन लर्निंग कोर्स होता है वो स्टूडेंट्स का एक बहुत ही प्रेफ़रेबल चॉइस होता है, ठीक है? नया-नया है, बहुत हाइप में है मशीन लर्निंग, तो स्टूडेंट को लगता है चलो यार ये कोर्स लेते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा और इसमें स्कोप भी ज़्यादा है, कंपनीज़ आती है, अच्छा-अच्छा पैकेजेज़ भी देती है। तो लोग क्या है कि मशीन लर्निंग का कोर्स लेता है, लेकिन
उन लोगों को पता नहीं होता कि वहाँ पर मैथ किस लेवल का रहता है, कोर्स किस लेवल का रहता है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स उस कोर्स को लेने के बाद स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, हम पर्सनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे मशीन लर्निंग का जब हम कोर्स लिए थे। तो इसीलिए कि तुम लोग को यहाँ से कुछ प्रिपरेशन करके जाना है ये 2-3 महीने के अंदर, ताकि जब तुम वहाँ पर एमएल का कोर्स लो, मशीन लर्निंग का कोर्स लो, तो वहाँ पर जाके तुमको स्ट्रगल ना करना पड़े। तो क्या-क्या प्रिपरेशन करके जाना है इस मशीन लर्निंग का कोर्स के लिए? तो तुम क्या है कि एक अच्छा एडवांस लेवल का लीनियर अलजेब्रा का ट्यूटोरियल्स पढ़ के जाओ, एडवांस लेवल का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का ट्यूटोरियल्स पढ़ के जाओ। तब ये एडवांस लेवल का लीनियर अलजेब्रा और एडवांस लेवल का प्रोबेबिलिटी कहाँ से पढ़ना है? तो यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट है एक लीनियर अलजेब्रा का, गिलबर्ट स्ट्रैंग का, ठीक है? तो उस प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जाके उस प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हो। वो प्लेलिस्ट को पूरा देखने के बाद तुम्हें एक लीनियर अलजेब्रा का प्रॉपर आइडिया लग जाएगा, जो भी एडवांस लेवल का जो मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाला है, उसका तुमको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरह का भी लीनियर अलजेब्रा होता है, एडवांस लेवल का इस तरह का लीनियर अलजेब्रा होता है, इस तरह को भी कॉन्सेप्ट्स को सोचा जाता है, इतना डीप में भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जाता है। तो तुमको एक लीनियर अलजेब्रा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका हर जो फॉर्मूला हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उसके पीछे का रीज़न तुमको पता चलेगा, ठीक है? तो इसीलिए ये ट्यूटोरियल तुम लोग ज़रूर से पढ़ के जाना अपने एमटेक कॉलेज में जाने से पहले, ठीक है? तो गिलबर्ट स्ट्रैंग का वो प्लेलिस्ट है, पूरा लीनियर अलजेब्रा का पूरा प्लेलिस्ट एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है? अच्छे से देखना। अब ऐसा नहीं है कि बस देखते ही चले जा रहे हैं, नींद आ रहा है तब भी देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छे से प्लेलिस्ट को थॉरोली देखते हुए जाना, अच्छे से समझते हुए जाना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो उसको इंटरनेट पे सर्च करो, लेकिन अच्छे से थॉरोली समझते हुए उस ट्यूटोरियल को ख़त्म करना, तो तुमको लीनियर अलजेब्रा का बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। और जब तुम एमएल का कोर्स लेगा अपने टॉप कॉलेजेस में, तो वहाँ पर जाके तुमको ये लीनियर अलजेब्रा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुमको ज़्यादा डाउट्स नहीं आएगा या फिर ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो एमएल के लिए रिक्वायरमेंट है वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग गेट के लिए पढ़े वो भी बहुत बेसिक लेवल का है। इनफैक्ट हम लोग का जो पर्सनली अगर हम अपने बात करें सीएसई वालों का, तो उसमें तो लीनियर अलजेब्रा काइंड ऑफ थोड़ा सा इजी भी आता है, ठीक है? तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वो जाके तुम लोग प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वो प्लेलिस्ट तुम अच्छे से अगर देखते हो, थॉरोली देखते हो, तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का थॉरोली एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना? उससे उसका डीप कॉन्सेप्ट तुमको पता चल जाएगा, तुम जाके उसको डीप में पढ़ पाओगे। और जब तुम अपने टॉप कॉलेजेस में एमएल का कोर्स लेगा, तो वहाँ पर तुमको अगर ऐसा नहीं लगेगा कि यार कौन सा एलियन वाला दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग एमएल का कोर्स लेते हैं टॉप कॉलेजेस में, तो वहाँ का जो मैथ्स होता है वो इतना टफ लेवल का होता है, या फिर बोलो इतना एडवांस लेवल का होता है कि हम लोग को लगता है यार हम लोग जो पढ़ के आए उसका यूज़ कहीं क्यों नहीं हो रहा। लेकिन और ये सही बात होता है कि सही में उसका यूज़ नहीं हो रहा होता, क्योंकि वहाँ जितना भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, लीनियर अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, वो सारे एडवांस लेवल के होते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये दोनों प्लेलिस्ट, गिलबर्ट स्ट्रैंग का लीनियर अलजेब्रा वाला प्लेलिस्ट और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाला प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर देख के जाना। तुम लोग का लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएगा, और तुम लोग को जाके वहाँ पर मशीन लर्निंग के कोर्स में मैथ से रिलेटेड ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो और मशीन लर्निंग के लिए तुम लोग क्या-क्या अभी से प्रिपेयर कर सकता है कि कोई भी एक कोर्स परचेज़ कर लो, सस्ता सा यूडेमी से, कोर्सेरा से कोई सा भी एक कोर्स परचेज़ कर लो, कोर्स को एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है? हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उसमें जितना भी असाइनमेंट्स दिया हुआ है उसको अच्छे से एकदम डीप में जाके करना है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। बस वो कोर्स को एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है? लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स को देख लो, मैथ्स का कैसे यूटिलाइजेशन होता है मशीन लर्निंग में, वो सारा तुम उस कोर्स को अगर अच्छे से एक बार देख लेता है, बस कोर्स को सिलेक्ट करते वक्त थोड़ा सा रिसर्च कर लेना खुद से कि कौन सा कोर्सेरा में या फिर यूडेमी में अच्छा कोर्स है। उसके बाद फिर तुमको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा, उसके बाद फिर वो कोर्स परचेज़ कर लेना और आराम से उस लिस्ट को ख़त्म कर सकते हो तुम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्सेरा में या फिर यूडेमी में बहुत लंबा कोर्सेज़ नहीं होता। अगर कोई लंबा कोर्स है तो उसको मत लेना, कोशिश करना कि एक छोटा-सा कोर्स लो, ताकि तुम 1-2 महीने के अंदर जो ये तुम्हारे पास बीच में ड्यूरेशन, जो तुम्हारे पास बीच में जो गैप पड़ेगा, वो तुम्हारे एमटेक कॉलेज जाने से पहले और अभी के समय में जो बीच में 2-3 महीना गैप है, उसमें तुम वो कोर्स को कंप्लीट कर पाओ। इतना ही लंबा कोर्स लेना और उसको तुमको अच्छे से कंप्लीट करना, अच्छे से पढ़ के कंप्लीट करना है। हर एक टर्म का तुमको अच्छे से मतलब पता होना चाहिए, हर एक टर्म का डेफिनेशन पता होना चाहिए,
ठीक है। तुमको खासकर जब तुम ये कोर्स परचेज करेगा तो उसमें पाइथन का यूज़ होगा, क्योंकि जितना भी तुम एमएल में असाइनमेंट्स वगैरह बनाता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता है, वो मोस्ट प्रोबेबली तुम पाइथन में ही बनाता है। तो पाइथन में कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है, वो लाइब्रेरीज को भी अच्छे से पढ़ लेना। और वो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज क्या है, तो कुछ लाइब्रेरीज का हम नाम बता देते हैं। तो उन लाइब्रेरीज का नाम है साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, केरास, ठीक है, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। तो इस तरह के कुछ लाइब्रेरीज हैं, ये सब लाइब्रेरीज को भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये सब लाइब्रेरीज का असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स में एमएल का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। ठीक है, तो पाइथन भी तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। बोल सकते हो कि अगर तुम एमएल रिलेटेड कोर्स लेना चाहता है तो अभी से तुम पाइथन के लिए भी एक बेसिक लेवल का पढ़ सकते हो। और अगर तुम कोई कोर्स परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें पाइथन वगैरह सिखाया ही जाएगा, तभी जाके तुम लोग एमएल का असाइनमेंट वगैरह उसमें बना सकता है। अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई कोर्स है जहाँ पर सिर्फ थियरी ही बता रहा है, अदरवाइज वो कोर्स का कोई मतलब नहीं बनता। तो तुम लोग जो भी कोर्स परचेज करेगा ऑब्वियसली उस कोर्स पे पाइथन वगैरह होगा। अगर नहीं होगा तो एक बार चेक कर लेना कि उस कोर्स में पाइथन वगैरह सिखा भी रहा है। ये सारा लाइब्रेरी जो हम तुमको बताए हैं, केरास, टेंसरफ्लो, ठीक है ना, मैटप्लॉटलिब, साइकिट लर्न, ये सब है भी या नहीं है, तब जाके तुम वो कोर्स को परचेज करना, क्योंकि वो सारा लाइब्रेरीज को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर तुम एमएल का कोर्स लेने वाला है अपने कॉलेज में जाके एमटेक के ड्यूरेशन में। तो ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि तुमको पाइथन भी अच्छे से करना है। तो ये जितना भी चीज़ बताएं कि तुमको प्लेलिस्ट देखना है, लीनियर अलजेब्रा का, प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, फिर तुमको पाइथन अच्छे से करके जाना है और उसका जो कुछ लाइब्रेरी है उसको भी अच्छे से करके जाना है। एक कोई सा भी सस्ता सा कोर्स परचेज कर लो अच्छा सा, ठीक है, यूडेमी से या कोर्सेरा से, और उसको कंप्लीट करके जाना है। तो इससे क्या होगा कि अपने कॉलेज में एमटेक के दौरान अगर तुम एमएल से रिलेटेड कोई कोर्स लेता है तो वहाँ पर जाके तुमको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये एमएल कौन सा दुनिया है, ठीक है, मशीन लर्निंग में क्या ही पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। अगर कुछ देखा देखा हुआ चीज़ लगता है या फिर तुमको लगता है कि तुमको ये बेसिक चीज़ आता है, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड में ऐसा लगता है कि चलो ये सारी चीज़ें मेरे कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, तो हम इसको अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं और तुम्हारा माइंड उस फ्लो में कनेक्ट हो पाता है और फिर चीज़ों को तुम अच्छी तरह से समझ पाते हो। इसीलिए माइंड में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा वो चीज़ मेरा देखा हुआ है, तब तुम उन चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प कर पाते हो। अगर तुमको पता ही नहीं हो कि वो जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रोफेसर्स, वो जो टर्म यूज़ कर रहे हैं प्रोफेसर्स, उसका मतलब ही क्या है, ठीक है ना, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना और इन चीज़ों को प्रिपेयर करके जाना। अगर तुम एमएल कोर्स लेना सोच रहा है अगर अपने कॉलेज में, तो और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द स्टूडेंट्स एक बार एटलीस्ट जो बेसिक मशीन लर्निंग कोर्स है जिसको फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग बोलते हैं वो तो लेने का ट्राई करता ही करता है। और अगर उसको लगा कि हाँ ये मेरे को पसंद आया या फिर हाँ हम कर सकते हैं, तब जाके वो फ्यूचर में एडवांस कोर्स मशीन लर्निंग का लेता है, जैसे एनएलपी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अब क्योंकि मेरे को ज़्यादा नाम नहीं पता, क्योंकि हम पर्सनली जब हम फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग कोर्स लिए थे उसके बाद मेरे को समझ में आ गया था कि ये मेरे लिए नहीं है, और उसके बाद हम उसको छोड़ दिए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारा चीज़ पढ़ के जाना। अब अगला चीज़ जो तुमको पढ़ के जाना है वो है टेक्निकल्स। अब क्या होता है कि हम लोग टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं, राइट। अब हम लोग का टेक्निकल्स उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जनरली हम लोग कॉलेज में क्या करते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट हम लोग को बनाने मिला तो हम लोग क्या करते हैं, किसी सीनियर का लेके वो प्रोजेक्ट चिपका देते हैं प्रोफेसर्स को, या फिर कोई बाहर में जाके इंस्टीट्यूट से कोई प्रोजेक्ट खरीद के प्रोफेसर्स को चिपका देते हैं। मतलब खुद से हम ज़्यादा दिमाग लगा के कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनाते, जिससे हम लोग का टेक्निकल्स वीक रह जाता है। अब जैसे ही हम लोग कॉलेज जाएंगे, ठीक है, अपने जो टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, वहाँ पर एमटेक करेंगे, तो वहाँ पर जितना भी कोर्स है, जैसा कि हम बताएं कि 80% कोर्सेज में वो प्रोजेक्ट तुमको मिलेगा, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट सारे टेक्निकल्स ही होंगे। तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या है कि फ्रंट एंड बनता ही बनता है, यूआई बनता ही बनता है। मतलब एक नहीं होता है, बोल सकते हो कि जैसे अगर कोई वेबसाइट बना रहा है तो उसका एक फ्रंट पार्ट होगा, ठीक है, फ्रंट एंड होगा, तो उसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूआई वगैरह होते हैं। तो उसके लिए तुम एटलीस्ट क्या कर सकते हो कि अपने तरफ से कुछ फ्रंट एंड के लिए लैंग्वेजेस वगैरह सीख के चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रांग कर लो। जब तुम्हारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट अच्छे से हो जाए तब तुम रिएक्ट जेएस और नोड जेएस पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर तुमको कोई वेबसाइट बनाना है, ठीक है, उसका फ्रंट एंड बनाना है, तो फ्रंट एंड बनाने के लिए जो आज के डेट में बहुत ही फेमस लैंग्वेजेस चल रहा है वो चल रहा है रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, ठीक है ना। तो अब रिएक्ट जेएस तुम लोग डायरेक्टली जाके उस पर जाके ट्यूटोरियल्स मत देखने लगना, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो रिएक्ट जेएस है उसमें बहुत सारा HTML यूज़ होता है, CSS यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। तो इसीलिए सबसे पहले जाकर तुम क्या करो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये ऐसा टेक्निकल्स है या फिर ऐसा लैंग्वेजेस है जो एटलीस्ट सबको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सा टेक्नोलॉजी या फिर लैंग्वेज है जो
कहीं ना कहीं हम लोग कभी ना कभी कुछ तो वेबसाइट वगैरह टाइप का बनाए होंगे। तो इसीलिए ये एटलीस्ट सबको आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो जाके HTML CSS जावास्क्रिप्ट पहले अच्छा से देख लो, अपना बेसिक स्ट्रांग कर लो, और उसके बाद फिर तुम जाके रिएक्ट जेएस जब देखेगा तो तुमको समझ में आएगा। तो जब तुम लोग रिएक्ट जेएस वगैरह सीख रहा हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी मान लो तुम लोग रिएक्ट जेएस सीख रहा है या फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सीख रहा, तो साथ में तुम लोग प्रैक्टिकल्स भी करते चलना, इन द सेंस कि मान लो अगर तुम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सीख रहा है तो छोटा मोटा एक वेब पेजेस बनाते हुए चलना, तभी तुम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीख पाएगा। अदरवाइज सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से वहाँ पर कुछ सीखने को नहीं मिलता, ट्रस्ट मी। इसलिए जो भी तुम ट्यूटोरियल सेलेक्ट करो, कोशिश करना कि उसमें छोटे छोटे 4-5 प्रोजेक्ट्स हो, ठीक है ना। और यूट्यूब में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्या बोलते हैं ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए। तो वहाँ पर जो भी तुम ट्यूटोरियल्स या फिर प्लेलिस्ट सेलेक्ट करेगा, देख लेना कि उसमें 4-5 छोटा छोटा अच्छा प्रोजेक्ट्स है या नहीं। तो वो सारे प्रोजेक्ट को खुद से अच्छे से बनाना, ठीक है। और उसके बाद फिर जब तुम रिएक्ट जेएस पढ़ना शुरू करेगा तो उसमें तुमको मोस्ट ऑफ द चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि उसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब रिएक्ट जेएस जब भी तुम प्लेलिस्ट देख रहा तो कोशिश करना खुद से ही बहुत सारा अच्छा वेब पेजेस बनाने का, ठीक है। और जब नोड जेएस पढ़ेगा तो जो तुम वेब पेजेस रिएक्ट जेएस के मदद से बनाया है, उस नोड जेएस का यूज़ करना रिएक्ट जेएस के पेजेस को डायनामिक बनाने के लिए, ठीक है। या फिर उसको उस वेबसाइट या फिर उस वेब पेज जो भी बोल लो, जो भी तुम रिएक्ट जेएस के थ्रू बनाया होगा, उसको एक डायनामिक फॉर्म देने के लिए तुम नोड जेएस का यूज़ कर सकते हो, या फिर उसका अप्लाई करना, जिससे तुम्हारा नोड जेएस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया कि अगर तुमको कोई प्रोजेक्ट मिला, कोर्स प्रोजेक्ट अपने एमटेक के दौरान कोई कोर्स में, तो वहाँ पर अगर तुमको कोई यूआई बनाना है या फिर फ्रंट एंड बनाना है, तो उसके लिए ये सब तुम रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए ये तो हो गया। तो तुमको मशीन लर्निंग के लिए बता दिए और थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए बता दिया। ऑब्वियसली ये सारा काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होगा, ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होगा। तो बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पर तुम्हारा ये जो बताए हैं रिएक्ट जेएस, नोड जेएस यूज़ नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट ठीक है, एटलीस्ट इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो वो क्रिएटिविटी स्किल्स है ना, वो इम्प्रूव होगा। तो वहाँ पर मान लो अगर तुम ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट भी लिया, तो तुम्हारा वो क्रिएटिविटी जो स्किल है वो तुम्हारा ऑलरेडी डेवलप हो गया है। तो तुम जल्दी से सीख के जो भी ब्लॉकचेन में लैंग्वेजेस यूज़ हो रहा है उसको तुम सीख के एक ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकता है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर वो स्किल डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी 2-3 महीने के अंदर सारा कुछ तो नहीं सीख सकते, लेकिन जितना भी तुम सीख सकता है खुद से, जितना भी तुम अपने तरफ से प्रिपेयर करके जा सकता है, वो सारा चीज़ हम बता रहे हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, बोल सकते हो फ्रंट एंड के लिए या फिर वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, या फिर यूआई के लिए। तुमको उसके लिए बता दिया अभी, जितना भी तुमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस वगैरह तुम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अब आते हैं कि जब तुम क्या है कि जब तुम एमटेक का जब तुम पढ़ाई कर रहा होता है अपने इन टॉप कॉलेजेस में, तो जो वहाँ का जो शेड्यूल होता है वो इतना हेक्टिक होता है कि प्लेसमेंट का तैयारी करने का हम लोग के पास समय नहीं मिलता। अब ऐसा नहीं है कि IISc वाले या IITs वाले या फिर जो भी तुम टॉप कॉलेज में एडमिशन लेगा वहाँ पर तुमको प्लेसमेंट के लिए एक्स्ट्रा समय दिया जाए कि नहीं तुमको 2-3 महीने का नहीं होता है, छुट्टी दिया गया है, तुम जाकर प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ पर तुमको अपना टाइम निकाल कर प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब क्या है कि हम लोग जब कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, एमटेक वहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं टॉप कॉलेजेस में, तो वहाँ पर शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कि हम लोग को प्लेसमेंट का तैयारी करने का समय भी नहीं मिलता पहला 1 साल। तो जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में हम लोग एंटर करते हैं तब याद आता है अरे यार अब तो दिसंबर को या फिर नवंबर को कंपनीज आने वाली है और जून जुलाई का महीना ऑलरेडी आ चुका है। अब तो हम लोग को प्लेसमेंट का तैयारी शुरू करना चाहिए, और फिर हम लोग के पास सिर्फ 4 से 5 महीना ही होता है और उसी के अंदर हम लोग को पूरा प्लेसमेंट का तैयारी करना पड़ता है। और तुम लोग को पता है कि हम लोग का बैकग्राउंड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 80 to 90% स्टूडेंट का जो कोडिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो इसीलिए ये 2-3 महीने के अंदर तुम लोग क्या है कि अपना कोडिंग स्किल भी अपना एक स्ट्रांग कर सकते हो, ठीक है। तो अब कोडिंग को स्ट्रांग कैसे करना है? अब देखो तुमको ऑलरेडी सी लैंग्वेज आता है, ठीक है। अब मान लो तुमको जावा नहीं आता है, तो तुमको ऑलरेडी सी आता है क्योंकि हम लोग गेट में सी पढ़े हैं, तभी हम लोग गेट में अच्छा रैंक आया या फिर अच्छा मार्क्स आया है। तो सी हम लोग को अच्छे से आता है। तो जब सी आता है तो सी प्लस प्लस सीखना जो होता है बहुत ही आसान हो जाता है। और हम लोग कोडिंग में, जब हम लोग कोडिंग करते हैं, जो प्लेसमेंट इंटरव्यूज में जो कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, डीएसए रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, वहाँ पर क्या है कि सी प्लस प्लस, जावा, ये लैंग्वेजेस यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अब मान लो कोई फंक्शन है सॉर्ट, तो हम लोग डायरेक्ट सॉर्ट का यूज़ करके और
एक जो हम लोग का कोई कोड अगर क्वेश्चन मिला है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो स्टैक है तो हम लोग डायरेक्ट स्टैक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब सारा लाइब्रेरीज या फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होता है सी प्लस प्लस में। मान लो स्टैक्स है, क्यूज है, सॉर्ट है, ठीक है, फिर तुम्हारा जाके क्या बोलते हैं प्रायोरिटी क्यूज है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होता है जो भी हम लोग लैंग्वेज से कोडिंग करते हैं। तो इसीलिए, और ये सारा फंक्शन जो डायरेक्टली सी में अवेलेबल नहीं है। अगर सॉर्ट अगर हम लोग को करना हो कोई एरे एलिमेंट्स को, तो हम लोग को पूरा सॉर्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा। या फिर अगर मान लो हम लोग को स्टैक यूज़ करना है तो हम लोग को पूरा स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशनल कोड है वो लिखना पड़ेगा। या फिर अगर क्यू यूज़ करें तो क्यू का पूरा इम्प्लीमेंटेशनल कोड लिखना पड़ेगा। अगर प्रायोरिटी क्यू यूज़ करें तो प्रायोरिटी क्यू का पूरा इम्प्लीमेंटेशनल कोड लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, इस सी का कोड जो होता है बहुत ही लेंदी बन जाता है और उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा लैंग्वेज सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें ऑलरेडी ये सारे फंक्शंस या फिर लाइब्रेरीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज है और जावा एक लैंग्वेज है। तो ये तीनों मोस्ट फेवरेट लैंग्वेजेस हैं कोडिंग करने के लिए, अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, खासकर टॉप कॉलेजेस में, आईआईटीज़ है, टॉप एनआईटीज़ या फिर ट्रिपल आईटीज़ में, उसमें सी प्लस प्लस प्रेफर करता है, क्योंकि सब गेट का तैयारी करके ही गया है तो सी सबको आता है, तो सी प्लस प्लस सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अगर तुमको जावा या पाइथन नहीं आता तो तुम लोग सी प्लस प्लस सीखो। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 दिन में तुम लोग उसमें बोल सकते हो प्रो बन जाएगा। अगर तुम लोग अच्छे से उसको कहीं अच्छा ट्यूटोरियल अगर देख के उसको सीखने का कोशिश किया तो ऑब्वियसली वो तुमको तुम्हारे लिए सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सी प्लस प्लस पहले सीखो। अब सीधा क्या है कि एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब कोडिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, ठीक है, तुम्हारा कोडशेफ हो गया, लीड कोड हो गया। यहाँ पर से जाके लोग कोडिंग का प्रैक्टिस करता है, ठीक है। इजी टू मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, सारे तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पर होते हैं। लेकिन हम पर्सनली तुमको बोलेंगे कि जाके लीड कोड से तुम लोग कोडिंग प्रैक्टिस करना या फिर कोडिंग सीखना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम कॉलेज में जाएगा तो 80% ऑफ द स्टूडेंट जो है लीड कोड प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ही कोडिंग वगैरह सीखेगा या फिर डीएसए रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है वो सीखेगा, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस करेगा। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि तुम लोग भी लीड कोड प्लेटफॉर्म यूज़ करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही यूज़ करेंगे तुम्हारे कॉलेज में, या फिर तुम्हारे बैचमेट्स जो हैं 80% ऑफ द स्टूडेंट लीड कोड ही यूज़ करेंगे और सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि लीड कोड ही यूज़ करना, ठीक है। फिर भी अगर मान लो तुमको लीड कोड अगर पसंद नहीं आ रहा, तुम लोग हैकर रैंक भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, जो भी तुमको अच्छा लगे। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि डीएसए रिलेटेड क्वेश्चन ही बनाना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन मत बनाना, जो जिस तरह के क्वेश्चन कोडसेफ में होते हैं। डीएसए रिलेटेड क्वेश्चन बनाना तो हमेशा टॉपिक वाइज बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लो लिंक लिस्ट उठाएं तो लिंक लिस्ट में इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, मान लो 25-30। फिर एरे उठाएं, फिर एरे में 25 से 30 इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर ग्राफ्स उठाएं, इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन, उसमें भी 25 से 30 सॉल्व कर लिए। फिर इसी तरह डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व कर लिए। फिर इसी तरह तुम क्या है कि स्टैक्स एंड क्यूज सॉल्व कर लिया, प्रायोरिटी क्यू सॉल्व कर लिया, हीप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हैशिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से तुम क्या है कि इजी टू मीडियम लेवल अभी बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये 2 से 3 महीने के अंदर। अब ऑन एन एवरेज एक आइडिया दे देते हैं कि तुम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए अभी इस 2-3 महीने के अंदर। तो 100 क्वेश्चन काफ़ी होंगे, ठीक है। अगर तुम लोग डेली 2 से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहा है तो दैट इज मोर देन इनफ। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमसे खुद से क्वेश्चन बनना चाहिए, वहां पर जाके तुम सॉल्यूशंस वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। तुमको बस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना तुम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा यहाँ पर, उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या है कि वो कोडिंग स्किल डेवलप होता जाएगा और उतना ज़्यादा तुमको क्या है कि प्रैक्टिस होता जाएगा। तो वहाँ पर प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट कि कितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि जाके रटने लगा, रटना कुछ नहीं है। तुमको डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का सही यूटिलाइजेशन करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं बन रहा है तो जाके उसका सॉल्यूशंस देखो, डिस्कशन सेक्शन में, लीड कोड में डिस्कशन सेक्शन है, वहाँ पर बहुत सारे तुमको सॉल्यूशंस मिलेंगे। मान लो सी प्लस प्लस तुम्हारा लैंग्वेज है तो सी प्लस प्लस रिलेटेड बहुत सारे सॉल्यूशंस देखना, तो वहाँ पर तुमको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और इस कारण से मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो इस बात का ध्यान रखना कि प्लेसमेंट का तैयारी भी अभी से करना शुरू कर दो, वो कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि तुमको एमटेक के दौरान बिलीव मी वहाँ पर शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कि तुमको प्लेसमेंट का तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल पाता। अब क्या है कि मान लो यहाँ पर तुम 100+ क्वेश्चंस या फिर मान लो 80 to 100 क्वेश्चंस तुम अभी 2-3 महीने के अंदर सॉल्व कर लिया। अब तुम कॉलेज में जाकर डेली एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेगा ना, तो दैट इज मोर देन इनफ। तुम्हारा आराम से पहले दिन या दूसरे दिन किसी टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना।
तो हम तुमको जितना भी तुम ये 2-3 महीने के अंदर तुमको जो भी बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहिए एमटेक में एडमिशन लेने से पहले या फिर एमटेक कॉलेज में एंटर करने से पहले, ये 2-3 महीने के अंदर जो भी तुमको प्रिपरेशन करना चाहिए वो चीज़ हम तुमको बता दिए हैं कि ये सारा चीज़ प्रिपेयर करके जाना। और ट्रस्ट मी, अगर ये 3 चीज़ पे तुम फोकस करके प्रिपेयर करके गया, पहला चीज़ एमएल से रिलेटेड जो भी बताए हैं कि बेसिक सा चीज़, मैथ्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, कोई एक बेसिक सा कोर्स खरीद के उसका तुम अच्छे से देख के जाओ कि ये सब टर्म्स का मतलब क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, मैथ्स कैसे यूज़ होता है एमएल में, ठीक है। और फिर जो तुमको यूआई या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए तुमको जो चीज़ बताएं टेक्निकल, जैसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस नोड जेएस, और प्लेसमेंट के लिए बताएं कि तुम लोग कोडिंग प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो, उसके लिए पहले सी प्लस प्लस तुम सीखो और कोडिंग प्रैक्टिस तुम शुरू कर दो। तो ये तीनों चीज़ जब तुम अच्छे से करके जाता है तो तुम्हारा एमटेक का जो है ना, बोल सकते हो कि 20-30% जो तुम चीज़ें हैं ऑलरेडी करके चला गया, ठीक है। वहाँ पर तुमको ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्ट्रगल फिर नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि अरे यार आईआईटी में आए हैं, हम तो बीटेक एकदम फालतू में पढ़ के आए थे, अब यहाँ पर क्या ही चल रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा वाला फीलिंग नहीं आएगा। वहाँ पर तुमको फीलिंग आएगा कि अच्छा चलो बेसिक चीज़ें मेरे को आता है, अब मेरे को बस एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो मेरे को अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरह का जब फीलिंग आएगा तो क्या है, वहाँ पर तुम अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज बिलीव मी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अगर तुम्हारा बेसिक पूरा वीक है तो, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है इस बार गेट में अच्छा रैंक नहीं आया हो, गेट सीएससी में अच्छा रैंक नहीं आया हो, तो अब क्या है कि वो लोग फिर से ड्रॉप लेगा, ठीक है, फिर से प्रिपरेशन के लिए सोच रहा होगा। तो अगर तुम लोग कोई कोर्स लेने का सोच रहा है या फिर खुद से प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहा है, अब क्या है कि तुम लोग 1 साल ड्रॉप भी लेगा तो कहीं ना कहीं तुम वो रिस्क उठाने के लिए तैयार है। तो अगले साल अगर तुम लोग अपना सिलेक्शन का चांसेस बढ़ाना चाहता है तो हम ऑलरेडी एक गेट सीएससी मेंटरशिप को लॉन्च किए हैं, ठीक है, जहाँ पर 1 साल तक हम तुमको पूरा मेंटर करेंगे तुम्हारा प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। और वो मेंटरशिप में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं, लॉन्च्ड गेट सीएससी 2024 मेंटरशिप, ठीक है। उस वीडियो का लिंक हम यहाँ पर आई बटन में दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस लिंक पे जाकर तुम उस वीडियो को जरूर देख सकते हो कि तुमको 1 साल के मेंटरशिप में क्या क्या मिलेगा। और उस वीडियो में जितना हम बताए हैं दैट इज़ ओनली 60-70% ऑफ द मेंटरशिप। बाकी हम रिसेंटली 2-3 उसमें प्रॉपर्टीज़ या फिर फीचर्स और ऐड किए हैं जो वहाँ के कमेंट सेक्शन में तुम लोग जाके देख सकते हो, जहाँ पर हम लिख दिए हैं कि ये 3 चीज़ और भी ऐड की हैं। और वो 3 चीज़ मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि वो 3 चीज़ अगर तुम्हारे प्रिपरेशन में ऐड हो गया और अगर तुम ड्रॉप लेना चाह रहा है या फिर अगर तुम बिगिनर भी है और तुम स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो अगर तुम अगले साल अपना चांस मिस नहीं करना चाहता और अपना सिलेक्शन का चांस बढ़ाना चाहता है तो तुम जाके वो वीडियो देखो, लॉन्च्ड गेट सीएससी मेंटरशिप वाला वीडियो। और उस वीडियो के कमेंट में भी जाके वो तीनों पॉइंट्स देख लेना कि तुम लोगों को क्या मेंटरशिप में मिलने वाला है पूरे 1 साल के दौरान। और अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं ये मेंटरशिप तुमको हेल्प कर सकता है अगले साल एक अच्छा रैंक दिलाने के लिए, तो तुम लोग मेरे मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हो। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।